तो स्टूडेंट्स बायोडायवर्सिटी चैप्टर में हम इससे पहले के टॉपिक को कवर कर चुके थे। व्हाई वी शुड कंजर्व बायोडायवर्सिटी, कि हमें बायोडायवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व करा जा सकता है। इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत आइडिया मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिया था, जिसमें इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन को डिस्क्राइब किया था। आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So faced with conflict between development and in situ conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth। ठीक है, अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, इस विरोधाभास की बात करें कि जो डेवलपमेंट है और कंजर्वेशन, क्योंकि मानव को विकास भी करना ही होगा, डेवलपमेंट भी करना ही होगा और जो स्पीसीज है उनका कंजर्वेशन भी करना है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसमें कुछ कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है या कंजर्वेशन में ज़्यादा ध्यान देना है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक अनरियलिस्टिक है और इकोनॉमिकली ऐसा फिजिबल भी नहीं है कि सारी की सारी बायोलॉजिकल वेल्थ को जो है कोई भी देश अपनी बचा सके। ठीक है, सो इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार exceed the conservation resources available on a global basis. This problem has been addressed by eminent conservationists। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्पीसीज हैं, ठीक है, एक्सटिंक्शन से जिनको बचाना है जिनको हमें, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, जो कंजर्वेशन के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो उन्होंने क्या किया, जो भी नेचुरलिस्ट थे, प्रकृतिवादी, इनको बचाने के लिए, ठीक है, दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन वेयर वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, दैट इज स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ठीक है, तो इसकी चीज को बहुत अच्छे से समझना। एंडेमिज्म में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम्स में आपके, कि जो जितने भी कंजर्वेशन थे उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, ठीक है, कुछ जैसे उन्होंने कुछ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन, ये कुछ रीजन्स होते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है अभी आप समझोगे, ठीक है, कि हॉटस्पॉट से यहाँ पर क्या मतलब है। तो एक ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर क्या होती है, एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, अब ये एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जो केवल जो है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है। जैसे उत्तराखंड की कोई एंडेमिक स्पीसीज है तो उत्तराखंड में ही मिलेगी, उत्तराखंड से बाहर नहीं मिलेगी, इस तरह से। ठीक है, यूपी में कोई है तो यूपी में ही मिलेगी, इस तरह से समझना होगा। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जहां पर एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज्यादा मिलती है। इनिशियली 25 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वेर आइडेंटिफाइड, बट subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to 34। तो 25 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पहले इस तरह के बनाए, चिन्हित करी गए। ठीक है, शुरुआत जब करी गई तो 25 को आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ, यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज जो है ज्यादा मिल रही हैं इन रीजन्स में, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहेंगे। फिर जैसे जैसे और साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा तो क्या पाया, उन्होंने 9 और ऐड करी, तो टोटल कितने हो गए, 34 अभी है। ठीक है, सो दीज हॉटस्पॉट्स आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ आइसोलेटेड हैबिटेट लॉस। तो यहाँ पर क्या होता है, हैबिटेट लॉस भी देखने को मिलता है। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। तो यहाँ पर इनमें से 34 में से जो है 3, ठीक है, जो है वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय, ठीक है, ये किस में है, कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडायवर्सिटी रीजन्स मिलते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री के। ऑल्दो ऑल ओवर द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% of the Earth's land area, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could be reduced the ongoing mass extinction by almost 30%। तो 2% ही एरिया ये बनाते हैं, लेकिन अगर हमने इन पूरा वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे तो केवल 2% हॉटस्पॉट्स बनाते हैं, 34 जो टोटल हैं। लेकिन अगर हम इनको भी सेव कर लें, ठीक है, इनके स्पीसीज को बचा लें, तो 30% तक जो है एक्सटिंक्शन रुक जाएगा। अब इंडिया की बात करें, जो इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडायवर्सिटी रीजन्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोटेक्ट करे गए हैं, उनको बायोस्फीयर रिजर्व्स का नाम दिया गया है, नेशनल पार्क और सेंचुरीज का। ठीक है, अब ये होते क्या है, इनको समझोगे। इंडिया नाउ हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नंबर आपको ध्यान में रखना है कि 14 हमारे क्या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं,
ठीक है, ये बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या होते हैं आपके कि पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर आते हैं नेशनल पार्क, फिर आते हैं सेंचुरीज। अब इसको समझोगे, इंडिया है ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट इम्प्रेस प्रोटेक्शन इन नेचर। अब प्रोटेक्शन में एक वर्ड आ रहा है आपका सैक्रेड ग्रुप्स, आप यहाँ पर हाईलाइटेड देख रहे होगे। तो सैक्रेड ग्रुप्स में क्या होता है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि जैसे गाँव वगैरह में मेनली ये देखने को मिलता है कि आपने एक पेड़ जो है किसी रीजन को जो है चढ़ा दिया, कहते हैं किसी देवी को, जो हमने ये पेड़ फॉरेस्ट चढ़ाया 5 साल तक इसमें कोई कटाई नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, वो वहाँ का फॉरेस्ट क्या हो गया, वहाँ की स्पीसीज कंजर्व होगी। तो ऐसा जो है ट्रेडिशनली यूज करा जाता है। ठीक है, जैसे अरावली हिल्स है राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सर अगुजा चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज आपको दिख रहे हैं, कुछ सेक्रेड ग्रुप्स हैं आपके, खासी जनता, ठीक है, मेघालय की कुछ एग्जांपल भी आपको दे रखे हैं। मेनली यहाँ पर क्या होगा कि टोटल प्रोडक्शन दिया जाता है उस एरिया को, जिनको हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, अब मेघालय द सेक्रेड ग्रुप आर द लास्ट रेफ्यूजेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। एक मेघालय का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बहुत सारी क्या हो रहे हैं आपकी थ्रेटेंड प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या हो रहा है, इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। सिंपल सा है, इन सिटू में आपने एक पूरा बड़ा एरिया ले लिया, जैसे उसमें नेशनल पार्क बना दिया आपने, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए, सेंचुरीज बना दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जूलॉजिकल पार्क्स बना रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन्स बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स बना रहे हैं। ठीक है, आपने 11th में भी इसको पढ़ा है, जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स में आपको एनिमल्स मिलेंगे, बॉटनिकल गार्डन्स में आपको प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्क होते हैं जहाँ पर आपको एनिमल प्लांट देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप नेचुरल हैबिटेट से उन्हें किसी स्पेशल हैबिटेट में ले जा रहे हैं और वहाँ पर उसकी टेक केयर कर रहे हैं। देयर आर मैनी animals that have become extinct in the wild but continue to the maintained in zoological parks। वाइल्ड में तो अभी भी देखा हुआ आपने एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बहुत से, लेकिन उनको जूलॉजिकल पार्क में क्या है, मेंटेन करा गया है, जूलॉजिकल पार्क में वो अभी भी हैं। अब रिसेंट ईयर्स में देखोगे ये एडवांस लेवल पर चला गया आपका एक्सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, जो गैमीट्स हैं थ्रेटेंड स्पीसीज के, उनको प्रिजर्व करा जाता है वायबल और फर्टाइल कंडीशन में फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में एकदम चिल्ड ट्रीटमेंट है, मैंने आपको पहले बताया कि चिल्ड ट्रीटमेंट होता है, एकदम ठंडे तापमान में इसको क्या है, किसी भी सीड वगैरह को रख दिया जाता है। एग कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स। ठीक है, टिश्यू कल्चर मेथड से क्या होगा, आप किसी भी पार्ट से प्लांट के पूरा नया प्लांट उगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा आपका बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं। ये सब एग्जांपल जितने हैं एक्स सीटू के, ध्यान रखना। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन सीड बैंक। तो सीड बैंक पूछ लेता है आपसे, सीड बैंक किसका एग्जांपल है करके, तो सीड बैंक आपका एग्जांपल है एक्स सीटू कंजर्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेना। अब थोड़ा सा जो है ये नीट लेवल पर ज़्यादा आता है कि जो बायोडायवर्सिटी है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं जानती है कि हमारे देश की बायोडायवर्सिटी के बारे में हम बात करें, या हमारे वहाँ क्लाइमेट सही है, दूसरे क्या नहीं है, तो उस पर ध्यान न दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो है हमारे कुछ भी काम से, जैसे आपने सुना होगा कि जो है आजकल परमाणु बम बनाने पे जो है रोक है, बहुत कम उसको बनाना है कह रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही बनाएगा दूसरा बनाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा, पूरा ओवरऑल वर्ल्ड का उसमें नुकसान होता है, जितने भी एमिशंस होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह के धुएं वगैरह से भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है, हिस्टोरिक कन्वेंशन जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कि पूरे विश्व की जिम्मेदारी है बायोडाइवर्सिटी को बचाना, तो एक अर्थ समिट करा गया। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में पूछ लेता है अभी आपसे। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा पूछ देगा कि कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किए गए, कुछ अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए गए कि क्या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कई बार बता दिया कि जैसे अभी हम आज के समय में पेट्रोल वगैरह यूज़ कर पा रहे हैं, कोई भी संसाधन यूज़ कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी को भी हम पहुंचा सकें, तो वो आ जाता है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन में। ठीक है, अब फॉलो अप ले हम वर्ल्ड समिट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2002 में हुआ था, फिर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 190 कंट्रीज ने इसमें प्लेज ली थी। ठीक है, कि 2010 तक जो है सिग्निफिकेंट रिडक्शन वो ले आएंगे जो करंट बायोडाइवर्सिटी के लॉस है ग्लोबल और रीजनल लोकल लेवल्स पे। तो दो आपको मेनली याद रखने, 1992 का ज़्यादा पूछा था, रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था, और 2002 में भी जो है
जोहानसबर्ग में एक और फिर से वर्ल्ड समिट हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। साउथ अफ्रीका में 190 कंट्रीज ने भाग लिया था, थोड़ा बहुत जो है माइंड में रखना है। बहुत ज़्यादा इसमें आता नहीं है। ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, अगर एग्जाम्स की दृष्टि से देखें बोर्ड के, तो आपका जो है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में यहाँ पर जो है आपको एक्स सीटू और इन सीटू जो है, जो आज टॉपिक हमने डिस्कस किया, इस पे ज़्यादा फोकस करना है।